नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट की परीक्षा 6 सितंबर 2026 को होने वाली है। उसी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा वे क्वेश्चन आपके PYQ रहेंगे। कहने का मतलब है, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वो एग्जाम फरवरी 2026 में हुआ था। इस वीडियो में 8 फरवरी 2026 के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व कराने वाला हूं, क्योंकि लेटेस्ट पेपर को देखने से आपको पता चलेगा पेपर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में अब आने लगे हैं। पूरा का पूरा पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, इन सभी बातों को आपको बताने वाला हूं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारी मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन कहाँ से आया था ये आपको पता चल ही जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी, या अलग से विभिन्न वर्षों में अलग से पूछे गए जो भी PYQ क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको यहाँ पर ऐड करके बता दूंगा, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, PYQ क्वेश्चन क्लियर हो जाए, रिवीजन भी आपका होता हुआ चले, इसलिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। कहता है, आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन हम्पी किसकी राजधानी हुआ करती थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। तो हम्पी से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है। हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देवदासियां, मंदिर नृत्यांगनाएं, देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं। यही वाला आपका यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हम्पी में जो देवदासियां हुआ करती थी, है ना, जो देव प्रतिमा के सामने या राजा के सामने नाचा करती थी, नृत्य किया करती थी, वे प्रजाजनों के सामने भी नृत्य किया करती थी। यहाँ पर लिखा है नहीं, इसलिए आपका ये गलत हो गया। जैसे ही आपको पता चला बी गलत है, बी जहां पर आपको मिलेगा विकल्पों में, उन विकल्पों को आपको हटा देना है। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। ये बात करेक्ट हो जाएगी। बी को छोड़कर ए और सी, ए सी आपका थर्ड में दिया गया। थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कहां से पूछा गया है, तो आपकी 7th क्लास की हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया था। यहां पर आप लोग पॉइंट को देख लो, जो कि यहां से भी क्वेश्चन अगली बार बन सकता है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। देखो यहां पर आप लोग देख सकते हो, हम्पी में बाजारों में मुरो मुस्लिम व्यापारियों के लिए एक प्रयुक्त शब्द है ना। ये लोग आया करते थे, इनका जमघट लगा रहता था। और यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर था आपका विरूपाक्ष मंदिर, भगवान शिव का। केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। तो एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट तो यहाँ से उठा लिया, पहला वाला, जहाँ देवदासियां राजा और दर्शनार्थियों के सामने धार्मिक नृत्य किया करती थी। राजा के सामने भी नाचा करती थी, और देखने वाले लोग होते थे, प्रजाजन होते थे, उनके सामने भी नृत्य किया करती थी, लेकिन वहां पर स्टेटमेंट में लिखा नहीं करती थी, इसलिए गलत था। और महानवमी डिब्बा या महानवमी उत्सव क्या है? तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य में एक गौरवशाली और राजकीय पर्व हुआ करता था। नगर में निर्मित एक बहुत ऊंचे महानवमी मंच पर बैठकर सम्राट अपनी प्रजा और विदेशी अतिथियों का स्वागत करते थे, है ना। अधीन सामंतों से उपहार स्वीकार करते थे, नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध, कुश्ती की प्रतियोगिताओं का आनंद लिया करते थे। और फिर साम्राज्य का अंत हो जाता है 1565 में तालीकोटा का युद्ध, या इसको राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित अभिकथन और कारणों पर विचार करें। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा गया। यहाँ पर दो कारण दे दिए गए, पहला कारण, दूसरा कारण, अभिकथन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अब बनने लगे हैं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, है ना। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग 1-2 गलत साबित कर दोगे तो उत्तर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी। बिल्कुल करेक्ट बात हो जाएगी। 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा
उत्पादों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। ये भी बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था, ये बात गलत है। देखो 17वीं सदी में नहीं, ये आपका 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत की बात की जाए, है ना, तब आपका राइट आंसर होगा। 17वीं सदी का मतलब 1600, ठीक है ना, 1600 इसको बोलेंगे। जैसे आप लोग 21वीं सदी बोल रहे हो 2000 को क्या बोलेंगे, 21वीं सदी वर्तमान में चल रही है। तो 17वीं सदी का टाइम क्या हुआ, 1600 के करीब हुआ। अंत की बात की जा रही है तो आप लोग 99 से पहले इसको ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं उपयोगी है। ये आपकी 18वीं सदी के अंत की बात की जाएगी। ये बात यहाँ पर, ये पॉइंट गलत है, इसलिए गलत। तो कारण कौन सा होगा, अभिकथन और कारण एक सही है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जियोग्राफी का क्वेश्चन। निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। जल का अभाव का मतलब जल की कमी किन कारण से होती है, जल कम क्यों हो रहा है, इसका कारण बताना है। जल संग्रहण से जल का अभाव नहीं होगा, बल्कि जल आपका बढ़ेगा, इकट्ठा होगा। वर्षा में विविधता के कारण जल का अभाव देखने को मिलता है। अगर जल का अति उपयोग करोगे, हद से ज़्यादा उपयोग करोगे तो जल आपका खत्म होगा, यानी कि अभाव होगा उसका। जल प्रदूषित होगा तो भी अभाव होगा, प्रदूषण के कारण अभाव होगा, अति उपयोग के कारण अभाव होगा, वर्षा में विविधता के कारण भी अभाव होगा। लेकिन जल संग्रहण से अभाव नहीं होगा, ठीक है ना, अभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका अभाव वाले पूछे गए थे, अभाव वाला ए नहीं है। ए जहाँ जहाँ पर आपको दिखेगा उसको आपको हटाना पड़ेगा, हटा दिया, बचा आपका BCD, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी। मणिमेखलाई की रचना किसने की थी, तो ये कभी आपके कवि हुआ करते थे सतनार। सतनार जी ने मणिमेखलाई की रचना की, जो कि तमिल साहित्य है ना, तमिल साहित्य की रचना आपकी हो जाएगी दक्षिण भारत की। और एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है इलांगो की रचना। इलांगो की हो जाएगी शिल्पदीकारम। कौन सी, शिल्पदीकारम किसकी रचना है, शिल्पदीकारम इलांगो कवि की रचना है। और सतनार की रचना कौन सी है, मणिमेखलाई। मणिमेखलाई इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो ये दोनों पेपर में इससे पहले भी कई बार देखने को मिली हैं, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पहले बन चुके हैं उनको आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया शिल्पदीकारम, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो भी पॉइंट मैं आपको बता दूँ वो पेपर में अक्सर आपको देखने को मिला है। 1800 साल पहले ये शिल्पदीकारम रचा गया, इलांगो कवि ने रचा था इसे। ये जो कि तमिल काव्य है। कोवलम नाम के व्यापारी पत्नी कन्नगी की कहानी है। नर्तकी महादेवी भी इसमें आपकी शामिल है। जो मणिमेखलाई रचना है वो भी तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलम तथा महादेवी की बेटी की कहानी है। 1400 साल पहले सतनार ने लिखा, तो सतनार ने मणिमेखलाई लिखा, जो इस बार पेपर में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे उठाकर पूछ लिया गया। 1800 साल पहले शिल्पदीकारम और 1400 साल पहले मणिमेखलाई, इन तारीखों से भी क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर का मूड आज तक कोई नहीं जान पाया, वो कैसा भी क्वेश्चन बना ले। जैसे इसने बनाया था पहले शिल्पदीकारम के बारे में, इलांगो द्वारा रचित है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। यह तमिल भाषा में रचित है, करेक्ट हो जाएगी। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी आपकी किसमें है, ये वाली कहानी आपकी किसमें है, मणिमेखलाई में है। ये मणिमेखलाई की बात की गई है, मणिमेखलाई की। लेकिन शिल्पदीकारम आपसे पूछा है, इसकी रचना 500 वर्ष पूर्व नहीं हुई थी, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इसकी रचना आपकी 1800 साल पहले हुई थी, ठीक, ये गलत हो गया आपका। इस प्रकार का भी क्वेश्चन मणिमेखलाई का जस्ट आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराया, ये पिछले वर्ष का है। इस प्रकार से यह तमिल भाषा में लिखा गया, करेक्ट। सतनार कवि द्वारा लिखा गया, करेक्ट। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, करेक्ट। 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया, नहीं, 1400 साल पहले आपका लिखा गया, ये हो जाएगा। तो ये तारीख यहाँ पर दे दिया, एक स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। ABC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना। और ये सब मैंने आपको सोल्व कराया हुआ दे दिया है, ताकि आप सभी का टाइम बच जाए और रहते हुए टाइम में आप लोग अपना रिवीजन बेहतरीन ढंग से कर लो, है ना, और कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था वो मैंने नोट्स में डाल दिया है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई सतनार, फरवरी 2026। शिल्पदीकारम इलांगो ने रचना की। पेरिया पूर्णम
इसमें 63 नैनार संतों की जीवनी है। इसमें राजा रानी, किसान और साधारण पृष्ठभूमि से जुड़ी महिलाएं व पुरुष शामिल हैं जो शिव भक्ति में लीन रहते थे। कालिदास की रचना क्या हो जाएगी? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार। ये भी पेपर में आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो जितना भी बताया वो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है एक एक। जितने भी मित्रों को ये नोट्स चाहिए, हमारे इन नोट्स को आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट रहेंगे। और इन नोट्स में आपको पूछे गए सभी वर्ष के PYQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट आपको थ्योरी मिल जाएगी 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। 299 इन नोट्स का प्राइस है, न्यू अपडेटेड नोट्स। और बहुत सारे वन लाइनर के क्वेश्चन, पेडागोजी, SST की कंप्लीट थ्योरी PYQ के साथ आपको मिलने वाली है। अलग से आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हो तब 90 डिग्री पूर्व का टाइम क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में देखने को मिले हैं। किसी भी वर्ष का पेपर उठा करके आप लोग देख लेना, और आप लोग नहीं कर पाते हो, सबसे बड़ी गलती। ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारी 3 बातों को याद रखना। 3 बातें आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करा के रहेंगी। तो पहली बात आपकी क्या है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। पहली बात क्लियर हो गई, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। दूसरी बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, अगर पूर्व का टाइम पूछे, पूर्व का टाइम हमेशा जोड़ा जाता है, अर्थात आगे का टाइम आपको बताना है, जोड़ करके ऐड करके आपको टाइम बता देना है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपसे अगर पश्चिम का टाइम पूछा जाए, पश्चिम का टाइम पूछा जाए, पासे मतलब पीछे, पश्चिम का आपको पीछे करना है, अर्थात रियल टाइम से आपको घटा देना है। ठीक, इतनी बात आपने समझ ली। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। पूरब का पूछे तो आगे कर देना है, ऐड कर देना है। पश्चिम का पूछे तो घटा देना है, पीछे टाइम कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पर 90 डिग्री पूरब का पूछा है। तो यहाँ पर एक तो डिग्री आ गया, मैंने आपको बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 90 दिए गए हैं, 90 का गुणा करोगे तो मिनट आपका बन करके आ जाएगा। ये आपका आ गया मिनट। 9 चौके 36, 360 मिनट। अब घंटे में कन्वर्ट कर लो इसको, किसमें? घंटे में। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से इसको डिवाइड करोगे 6, यानी कि 6 घंटे आपका टाइम निकल कर आ गया। तो 6 घंटे हमने यहाँ पर टाइम निकाल लिया। टाइम निकालना पड़ेगा आपको, 6 घंटे हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर पूरब का पूछा गया, पूरब का हमने आपको क्या बताया? आगे करना है, अर्थात आपको जोड़ना है, ऐड करना है। रियल टाइम कितना दिया गया है? 12 बजे का। तो 12 बजे में 6 घंटे जोड़ोगे, दोपहर का 12 बज रहा है, 6 जोड़ोगे तो शाम के 6 बजेगा, शाम के 6 बजेगा, 6 PM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? बिल्कुल। अगला देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया था, मिलान से संबंधित कॉफी, पटसन, चाय, गेहूं। अगर आपको एक का मिलान करना यहाँ पर आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता होगा, गेहूं के लिए तो क्या चाहिए? मध्यम तापमान चाहिए और वर्षा ठीक ठाक चाहिए इसको। तो डी का थर्ड मैंने कर दिया। डी का थर्ड सिर्फ मात्र आपके 4th विकल्प में दिया गया है, तो 4th विकल्प ही करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। और ए का चौथा, काफ़ी के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु चाहिए। पटसन सभी को पता होगा कि पटसन हो चाहे जूट हो, इसको तो बहुत भारी तापमान चाहिए और भारी वर्षा चाहिए, ये बात आपको पता होगी। जो कि पश्चिम बंगाल और इस इलाके में इसको उगाया जाता है पटसन। इसको पानी और तापमान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। चाय के लिए क्या ज़रूरी है? चाय के लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चाय के लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत आपकी पड़ती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका हो गया सोल्व। यहाँ से ये जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, शायद 1-2 पॉइंट ऐड करके और आपसे पूछ लिया जाए, फिर आप कैसे करोगे? तो मैं आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। सिलेबस में आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है आर्थिक क्रियाएं, अर्थात कृषि से रिलेटेड आपका चैप्टर है, जहाँ से पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जैसे मैं आपको कराने वाला था, क्या कराने वाला था? चाय और आपका काफ़ी था, गेहूँ था। ठीक, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग कर लोगे। जैसे मैंने गेहूं की बात की,
गेहूं को भी यहाँ पर समझते हुए चलो, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको। तो मध्यम तापमान एवं वर्षा की जरूरत इसको पड़ती है ना, और इसको तेज धूप की भी आवश्यकता होती है। ठीक, ये बात आपकी हो गई। गेहूं उगाया कहाँ कहाँ जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत के विस्तृत भागों में उगाया जाता है। भारत में से शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। कपास की बात की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन बना था। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान इसको चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए। 200 से 210 दिन पाला रहित चाहिए, पाला रहित दिन, पाला ना पड़ता हो ऐसे दिन चाहिए। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में ये आपका सर्वोत्तम कपास आपका उगता है। काली मिट्टी कपासी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो पटसन से क्वेश्चन उठाया गया था इस बार, तो पटसन को समझ लो। यहाँ पर इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, है ना, और इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यहीं से पॉइंट आपका पेपर में उठाया गया। भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादक देश हो जाएंगे। काफ़ी की बात की जाए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। पर्वतीय ढाल सबसे अधिक उपयुक्त इसके लिए हो जाती है। ब्राज़ील में काफ़ी अग्रणी उत्पादक आपका हो जाएगा। और चाय के लिए उच्च वर्षा की जरूरत है और ठंडी जलवायु। वहाँ पर विकल्प में यानी कि मैचिंग में आपका ठंडी जलवायु ही सिर्फ दिया गया था। मैं जानता था एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए हमने अपने नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट कर दिया था। ठीक, अब देखना यहाँ पर इसका खेल। मिलान से संबंधित इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले एक सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक तो क्वेश्चन जोड़े के रूप में ये दिया गया था, सी विकल्प करेक्ट है कि जूट को उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए, कपास को मध्यम तापमान वर्षा कैसी चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, ठीक है ना, और मक्का को उच्च तापमान हल्की वर्षा नहीं, ये बात गलत हो गई। ठीक, सी विकल्प करेक्ट यहाँ पर था। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पेपर में बन चुका है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बने भी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कराए। एक क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता जुलाई 2024 के पेपर में आया था, तो डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट है आपका, ना तो ए। इसमें से कोई आपका सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं? काफ़ी के लिए मैंने आपको क्या बताया, ठंडी और शुष्क जलवायु नहीं चाहिए। ठंडी जलवायु तो चाय के लिए चाहिए, परंतु शुष्क नहीं होनी चाहिए, ये बात गलत है, आर्द्र होनी चाहिए। और काफ़ी के लिए कैसी, काफ़ी के लिए कैसी, गर्म और उच्च वर्षा चाहिए, ये बात करेक्ट हो जाएगी। लेकिन चाय के लिए केवल ठंडी चाहिए, ना कि शुष्क। यहाँ पर दोनों ही मिसमैच दिए गए हैं, है ना, इसलिए डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार आपके बने हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बने हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए सही कारणों का चयन करके। अमेरिका जैसे देश में किसान एक व्यवसायी की ही तरह काम करता है, क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर हार्वेस्टर का उपयोग वो करता है। फार्म का आकार छोटा होता है, छोटा नहीं बड़ा होता, ये बात आपकी गलत हो गई। जैसे ही हमने गलत की, बी जहाँ पर दिखे उसको मार दो, ख़त्म कर दो, द एंड करो उसको, बी को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। बचेगा आपका चौथा, ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अमेरिका जैसे विकसित देशों में, है ना, ये फार्म का आकार छोटा नहीं होता है। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म के आकार के खेत होते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित अन्न भंडार यहाँ पर किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर, है ना। ACD यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये बिहार से मिली है और इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। पिछली बार, है ना, 2013-12 में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा गया था कि रामपुरवा में जो मिला है ना पत्थर की मूर्ति, वो कहाँ पर रखी गई है? वो राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। बिहार से ये आपकी मिली है। यहाँ पर पॉइंट को देखो, एक उत्कृष्ट पोलिश पत्थर बिहार के रामपुरवा में मिला, जो मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया एग्जामिनर ने, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी आपको डाल दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये 2016 में आया था। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पोलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये मौर्य शासनकाल का था, मौर्य शासनकाल का था। बिहार के रामपुरवा में इसको ढूंढा गया है या उसको मिला है
ठीक है ना, मिल गया था तो ये राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया। तो इस बार भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लिया कि कहाँ से मिला, ये पूछ लिया बिहार से मिला। ठीक, तो पॉइंट आपके मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी पवन नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है स्थायी पवन के बारे में। व्यापारिक पवनें आपकी स्थायी होती हैं। स्थायी का मतलब होता है जो लगातार एक ही दिशा में बहती रहें, वो आपकी स्थायी पवनें होती हैं। पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें, ये पूरब की तरफ बहती रहती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती रहती हैं, ये व्यापारिक होती हैं, है ना। तो ये आपकी स्थायी पवन के अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन रही बात मानसूनी पवन, ये एक जलवायुवी वाली पवन है, जलवायु की पवन है, मौसमी पवन है, ये चेंज आपकी होती रहती है। ठीक, तो ये आपकी स्थायी पवन में नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पवन कितने प्रकार की आपके सिलेबस में बताई गई हैं, 3 प्रकार की। एक तो आपकी स्थायी हो गई, ठीक, दूसरी आपकी मानसूनी हो गई जो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे सेकंड विकल्प में मानसूनी हो गई, तीसरी आपकी स्थानीय हो गई, स्थानीय। ठीक, इन तीनों पवन से ना जाने कितने क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। अगर आपने इन तीनों पवन को समझ लिया, पवन से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते पवन की परिभाषा की। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। 3 प्रकार की आपकी होती है जिसकी मैं बात कर रहा था। स्थायी पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें कैसी हैं, स्थायी पवन है। तो विकल्प में आपकी व्यापारिक पश्चिमी ये दोनों थी, पूर्वी भी थी, तो ये कैसी हो जाएंगी, स्थायी पवनें आपकी हो जाएंगी। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरी पवन आपकी हो जाएगी मौसमी पवनें, इनको मानसूनी पवनें बोलते हैं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, ये दिशा बदलती है मौसमी वाली। ठीक, एक आपकी होती है लोकल एरिया की पवनें, स्थानीय पवन जिनको बोलते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल की पवन, समुद्री समीर, है ना। ये तीनों पवन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले होंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ या आपको करा दूँ, ठीक है ना। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार पूछा गया है। ठीक, पवनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समुद्री समीर ये कैसी पवन है आपकी, और स्थल की पवन कैसी है, स्थानीय। कैसी हो जाएगी, स्थानीय हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है स्थायी, इसलिए गलत है। मौसमी पवनें निश्चित दिशा में नहीं चलती, ये बदलती हैं दिशा, गलत हो जाएगी। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। स्थायी से पूछा गया है तो हमने क्या बताया, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें आपकी स्थायी होती हैं। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब ये मत समझना कि सर आप क्वेश्चन करा रहे हो बीच बीच में ये क्या बता रहे हो, यार क्वेश्चन तो हर कोई करा देता है, हम नहीं कराएंगे दूसरा आपको करा देगा। क्वेश्चन लेगा, ये करा दिया, ए विकल्प सही है आगे गया, बी विकल्प सही है आगे गया। आपको कंसेप्ट कहाँ से समझ में आया। अगर हर कोई क्वेश्चन कर ही ले, पेपर में पास हो जाए, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन को ही ना रिपीट कर दे, ऐसा नहीं होता है। जब तक मेरा मकसद ये है कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जैसे ही आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, है ना। तो इसी अप्रोच के साथ मैं आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन एक सही रास्ते में हो जाए और सही ढंग से आपका हो जाए और पेपर का क्वेश्चन हर हालत में आपसे सोल्व हो जाए। मेरा उद्देश्य मात्र यही है, ठीक है ना कि सिर्फ क्वेश्चन करा दो और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इतिहास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों पर जनजातियों, खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना। वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था, ये बात गलत है। वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से संपर्क था, ये काम किया करते थे उनके अंडर में, ये बात गलत है आपकी ए। जैसे ही हमें पता चली बात ए गलत है तो हमने ए को ढूंढा और उसको हटा दिया, BCD बचा, राइट आंसर मैंने कर दिया, 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक, ऐसी जनजातियां थी जिन्होंने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया था, ये बात करेक्ट है। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना भी की थी। राजनीतिक ताकत ने उन्हें
72 राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया था। ठीक है ना, तो BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको मिलाना था, है ना, सही क्रम में आपको मिलाना था पंचायती राज के संदर्भ में। तो सबसे निचला स्तर क्या होता है? सबसे निचला स्तर होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीसरा और पहला हटा दो, हटा दिया हमने। ग्राम सभा के बाद आपका आता है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत आपकी आती है। ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति आती है। पंचायत समिति के बाद लास्ट में जिला परिषद आता है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, हमारे सौर मंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। सूर्य क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य क्या है, सूर्य एक आपका तारा है, स्टार है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रहों के पास कोई अपना खुद का प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, बल्कि तारों की सहायता से ये प्रकाशित होते हैं। ठीक, ए विकल्प यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इतिहास का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग प्रकार से आपसे पूछा गया है। ठीक, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूह की एकता पर निर्भर होती है। राजनीतिक पार्टियों को प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी बृहत प्रगति उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है? क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पर एकता की बात की गई है, एकता, समूह की एकता पर। तो भारत में ऐसे आंदोलन हुए जो एकता पर मुहर लगाते हैं, आपको ढूंढ के बताना है। जैसे रोलेक्ट एक्ट आपका हुआ था, सत्याग्रह, है ना। तो प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हों। ये बात करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर एकता की बात की गई है, हिंदू और मुस्लिम संगठन की बात की गई है रोलेक्ट एक्ट की बात की। ठीक है ना, तो ए तो आपका करेक्ट हो गया, है ना। सी यहाँ पर आपका हटेगा, यहाँ पर बी आपका हटेगा। ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर भी है। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। यहाँ पर बात की गई अलग अलग राष्ट्र मानने की, लेकिन क्वेश्चन में एकता की बात की गई। जब अलग, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, तो एकता आपकी खंडन हो गई ना, एकता खंडित हो गई ना। आप कहोगे जी सर हो गई, मुसलमान अलग बनाने के ख्याल में है, हिंदू अलग राष्ट्र बनाने के ख्याल में, तो एकता आपकी भंग हो गई, खत्म हो गई, खंडित हो गई। तो ये तो आपका नहीं होगा ना, बी तो आपका हटेगा। बी यहाँ पर दिया तो हमने बी को हटा दिया, बचा सी, ए राइट आंसर होना चाहिए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। बनाना चाहती थी लेकिन एकता तो दिखा रही थी। बिल्कुल करेक्ट बात हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, ए हो जाएगा NCERT के मुताबिक, परंतु आयोग ने इसका उत्तर ए भी माना है, जो कि बिल्कुल ही आपका गलत है। आप लोग पेपर उठा करके देख लेना, हर पेपर में एक दो क्वेश्चन ये लोग गलत ही दे देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? तो मास मीडिया की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, जनसंपर्क माध्यम, ना कि कबूतरों के माध्यम से, डाक सेवा, सैटेलाइट संचार। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक दो बार नहीं, अनेकों बार पूछा गया है। तो सतनामी आंदोलन हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, घासीदास। तो गुरु घासीदास ने मध्य भारत छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। ये बात मैंने अक्सर आपको बताई होगी, जो पुराने मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये जवाब आपका हो जाएगा। अब देखो, ये जितने व्यक्ति हैं, हरिदास हो गए, घासीदास हो गए, नारायण गुरु हो गए, ज्योतिराव फूले हो गए, इन व्यक्तियों से हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एकमात्र ऐसा इतिहास का टॉपिक जहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में 2 से 3 पूछे जाते हैं एक ही चैप्टर से। तो मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में, यहाँ पर आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लो। सतनामी आंदोलन, गुरु घासीदास ने, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए
आंदोलन छेड़ दिया था। तो इन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और उनके साथ सतनामी आंदोलन को शुरू किया था। और आपका एक है मतुआ पंथ, हरिदास ठाकुर ने शुरू किया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। और आपके थे नारायण गुरु, इम्पोर्टेंट। केरल के एझावा जाति के नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श बनाए रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है। उनका महत्वपूर्ण कथन पेपर में कई बार देखने को मिला है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको मैंने आपको बता दिया। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है नारायण गुरु से रिलेटेड। मैं यहाँ पर कराऊंगा नहीं क्योंकि मैंने थ्योरी आपको बता दी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके कथन कारण वाले कि सतनामी आंदोलन, घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया, बिल्कुल किया है ना, भेदभाव को खत्म करने के लिए। दोनों कथन सही हो जाएंगे, है ना। दिसंबर 2024 के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया, सतनामी आंदोलन की शुरुआत की, तो घासीदास जी ने की। इस बार भी पूछ लिया, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और नारायण गुरु का एक नारा, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु। ये क्वेश्चन देखो और नीचे वाला क्वेश्चन देखो, दोनों में अंतर है, लेकिन निष्कर्ष तो एक ही निकल रहा है ना, नारायण गुरु, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को ढेर सारे मिल जाएंगे, है ना। नारायण गुरु बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। गुलामगिरी किताब किनकी हो जाएगी? ज्योतिराव फूले जी की हो जाएगी। ठीक, और इन्होंने कहा कि आर विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, और इन्होंने असली द्रविड़ को हरा करके उनको गुलाम बना लिया है। ज्योतिराव फूले का कथन है। ठीक, मैं अब आगे बात करता हूँ। गुलामगिरी किताब से क्वेश्चन भी आता है। काश्तकार की चाबुक भी ज्योतिराव फूले की किताब आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं। देखो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन पृथ्वी पर बनती हैं, वो बनती हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण दो पार्ट में डिवाइड, एक तो जैविक या जीवीय बोल लो, इसको क्या बोलोगे ऐसे, एक तो आपका जैविक हो गया या जीवीय बायोटिक, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे पादप जंतु। अजैविक होता है दूसरा अबायोटिक, जिसको अजैवीय बोलते हैं, अजैविक, जिसमें जीवन होता ही नहीं है, जैसे स्थल है, मिट्टी है, चट्टान है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ये अजैविक होता है। ठीक, निर्जीव से बना होता है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का ही पार्ट आपका हो जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों का एक समूह को रोकना, क्योंकि एक सार्वजनिक कुआं है, लोगों को जल लेने से रोक रहे हो, तो ये विभेदीकरण यानी कि विभेद आप कर रहे हो, ये विभेदीकरण हो जाएगा। लोगों के एक समूह को अन्य की भांति उन्हीं प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, तो आप लोग विभेद कर रहे हो। किसी को एक खास स्थान या पास पड़ोस में रहने से रोकना, ये भी आपका विभेदीकरण हो जाएगा। एक लड़के को रोने से मना करना, क्योंकि वे लड़के हैं, रोते नहीं हैं। लड़कियां खाना बनाने में अच्छी हैं, लड़कियां पालन पोषण करने में अच्छी होती हैं, लड़कियां सौंदर्य से परिपूर्ण फैशन करने में अच्छी होती हैं। लड़के रोते नहीं, लड़के कठोर होते हैं, लड़कियां अक्सर रोती हैं, लड़कियां वाहन चालक नहीं होती हैं। ऐसी ढेर सारी ये क्या बातें हैं, ये आपकी हो जाएंगी रूढ़िबद्ध धारणाएं। क्या हो जाएंगी? रूढ़िबद्ध धारणा है ये आपकी, नहीं तो ये नहीं है, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। और ये तीन आपके विभेद करते हैं, लोगों को पानी नहीं पीने देते हैं, कुएं में नहीं जाने देते हैं, प्यालों में पानी पीने चाय पीने का अधिकार नहीं है, पड़ोस में रहने से रोकना, ये आपका विभेदीकरण हो जाएगा। लेकिन फोर्थ आपका नहीं होगा, समझा करो बातों को। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर एक लंबा सा क्वेश्चन इतिहास का पूछा। इतिहास के क्वेश्चन थोड़े कठिन बनाता है एग्जामिनर, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसे वो गलत कर ही देता है विकल्पों में, जिस कारण आप लोग सोल्व कर पाओ, वो संकेत देता है। जैसे भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी, जो भारत आज हम लोग आज़ाद देख पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसे आज़ादी नहीं मिली हम लोगों को।
राजनीतिक चेतना का उदय और परिणाम, राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत कारण है, वही कारण ढूंढो और बताओ। भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी, बिल्कुल दिखाई देने लगी थी। राजनीतिक संगठन इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, बिल्कुल। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा ने देश के विशेष खास भागों में काम किया, एक खास इलाके, समुदाय और वर्ग के लिए काम किया। यहाँ पर आया एक खास, विशेष भाग नहीं मित्र, इन्होंने संपूर्ण भारत के लिए काम किया, किसी खास इलाके के लिए काम नहीं किया। बस बात गलत हो गई। सी मैंने ढूंढ लिया गलत, सी को मैंने मार दिया, काट दिया, हटा दिया, ठीक। ए तो आपका करेक्ट है ही, बी तो करेक्ट है ही। इलवर्ट विधेयक ने पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की चाह को और गहरा कर दिया। तो आपका फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। इतना तो लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। निम्नलिखित कारणों में से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है वर्षा का होना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पौधों और जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ये पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती है, करेक्ट हो जाएगा। ये सूखा लाती है। अरे क्या वर्षा सूखा लाती है? वर्षा सूखा क्यों लाएगी? ये तो बात रोंग है। रोंग हमने देख ली कि तो मूर्खता पूर्ण बात यहाँ पर कर दी गई कि वर्षा से सूखा आती है। तो हमें सी पता चला, तो सी को हमने हटा दिया, बचा ए बी डी, राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। भौम जल या जो भूमि का जल होता है ना, जो नीचे का जल होता है, वो वर्षा से ही प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो आप लोग, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत बोलते हैं? पेपर में 2 से 3 बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर भाषाई समानता पाई जाती है, ठीक है ना। भाषा की समानता पाई जाती है, धर्म की समानता, हिंदू नहीं मुस्लिम और बौद्ध यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर भोजन की समानता पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यहाँ के लोगों का भोजन में सिमिलर होना, धर्म का सिमिलर होना, भाषा में सिमिलरिटी होना, ये आपके छोटा तिब्बत कहे जाता है लद्दाख को। लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत बोलते हैं, ठीक। इससे पहले पेपर में दिसंबर 2019 में भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और भी एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और जनवरी 2024 की पेपर में पूछा गया था, किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं? तो हमने क्या बताया? धार्मिक समानता है, भाषा की समानता है, भोजन की समानता है, भौगोलिक सामीप्य नहीं है, ठीक। तो BDC कहाँ पर है? BDC, BCD राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कितने गलत हैं? गलत वाले बताओ आप लोग। कोल विद्रोह आपके 1831-32 में हुआ, करेक्ट। संथाल विद्रोह 1855 में, सिंधु माझी, करेक्ट हो जाएगा। बस्तर विद्रोह 1920 में नहीं हुआ था, ये 1910 में आपका हुआ था, ठीक। और बरली विद्रोह 39 में नहीं, ये 40-45, ये 1945 में हुआ था। कब? 1945 में हुआ था, ये भी गलत। तो यहाँ पर कितने गलत हुए? केवल 2 गलत आपके हो गए। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का दिया गया है कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। एग्जामिनर ना बड़ा खेला करता है। यहाँ पर एक ये भी लिख दिया कि सर्वाधिक उपयुक्त, वो बहुत होशियार है, उसने हाईलाइट किया ब्लैक, डार्क बोल्ड ब्लैक कलर में कि सर्वाधिक उपयुक्त बताओ, बच्चों को भ्रमित करने के लिए, ठीक है ना। और उसने आंसर दे दिया, यह गोलाकार आकृति का होता है। लेकिन जब NCERT किताब उठाई गई तो देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है, इसलिए ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। परंतु जब आंसर की इसकी रिलीज की गई थी पहली तो इसको सही माना। अब इन दोनों को सही मान लिया गया था चैलेंज करने के बाद में, तो दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ग्लोब जो है ना, ये गोलाकार आकृति का भी है और इसमें महाद्वीप, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है।
ठीक है ना। दोनों विकल्प इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में जो मंदिर बनाए जाते थे उनके कारण यहाँ पर दिए गए। मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं, भक्ति भाव के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, ये तो सभी को पता होगा, पहला तो सही हो जाएगा आपका। ठीक, मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। भक्ति व शक्ति, ये शक्ति यहाँ पर लिखा है। देखो भक्ति व शक्ति दोनों चीज दिखाने के लिए शासक क्या करता था, भक्ति को भी उजागर करे और शासक अपनी शक्ति और प्रादुर्भाव दिखाने के लिए मंदिर को बनाया करता था। ये दोनों बात करेक्ट हो गई। ए और बी हमें पता है करेक्ट है, ए बी करेक्ट है। यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पर ए बी है ही नहीं, यहाँ पर ए है तो बी है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर सी भी है और यहाँ पर सभी हैं। फिर से पढ़ लो, दो तो आपके 100% सही दिए ही गए हैं। मंदिरों ने 2 मंजिली छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रतिकृति बनाना शुरू कर दिया था। बंगाल की बात कर रहे हैं, ये भी करेक्ट। मंदिरों ने 4 छत वाली छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रतिकृति बनाना आरंभ कर दिया था। ये दोनों बातें, चारों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी, चारों की चारों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अगला कहता है 1 घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरी विस्तार घेरता है। तो ये 15 डिग्री का घेरता है देशांतरी विस्तार। देखो 24 घंटे में एक पूरा आपका दिन होता है, अगर पूरे दिन की बात की जाए तो कितना घेरेगा, आप सभी को पता है 360 पूरे दिन में घेरेगा। 1 घंटे की बात की है, ये 24 घंटे में घेरता है 360, तो 24 से डिवाइड करोगे तो 1 घंटा आपके सामने निकल के आ जाएगा कितना, 15 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अगर पूछे 2 घंटे में कितना घेरेगा, तो इसमें 2 घंटे, 1 घंटे में घेरता है 15, 2 घंटे में घेरेगा 30 डिग्री। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। शायद क्वेश्चन यहाँ पर कह दे 3 घंटे में कितना घेरेगा, 5 घंटे में कितना घेरेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भूगोल का क्वेश्चन है, पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात वाटरफॉल बनाती है। जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर उसने कह दिया कि 2 मुख्य ही कारण है, 2 ही कारण है, 2 ही बताओ। नदी पेड़ों के बीच से गुजरती है। कौन सी नदी है जो पेड़ के बीच से गुजरती हो? क्या नदी के बीच में पेड़ भी हो सकता है? नहीं, पेड़ तो होगा नहीं, तो बात गलत है। ये तो गलत हमने कर ही दी, ठीक, कर ही दी गलत। नदी अत्यधिक कठोर सैलों के ऊपर बहती है, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। नदी नरम सैलों के ऊपर नहीं बहती, कठोर सैलों के ऊपर बहती, सी को गलत कर दिया, ठीक, बी डी बचा, राइट हो जाएगा। नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, करेक्ट हो जाएगा। आपने नदी का नाम सुना होगा नर्मदा, और आपने एक वाटरफॉल का नाम सुना होगा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये आपके नर्मदा नदी पर ही है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और वहाँ पर जो आपकी नदी नर्मदा वाटरफॉल बनाती है वो अत्यधिक कठोर सैलों के ऊपर ही बहती है, फिर घाटी के नीचे आपकी गिरती है। आप लोग देख सकते हैं, है ना, फोटो वगैरह में। तो यहाँ पर क्या जवाब हमने बताया आपको, बी डी सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। भारत में पहली कपास मिल, स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो आपकी 54 में स्थापित की गई थी। कब? 1854 में। अगला क्वेश्चन कहता, औपनिवेशिक कृषि संबंधित नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। यहाँ पर भ्रांतियां दूर करने से संबंधित इतिहास का क्वेश्चन। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण के क्षेत्र की मुख्य प्रशासक बन गई थी 1765 में। ये तो बात करेक्ट हो गई, ए करेक्ट हो गई, ए इसमें है ही नहीं, ठीक, ए इसमें है ही नहीं, और ए इसमें भी नहीं है, हटा दो। 1765 के बाद कंपनी को भूमि की व्यवस्था और उसके राजस्व के संसाधनों की व्यवस्था करने के विषय में सोचना पड़ा, ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ए भी करेक्ट हो गई, ए है इसमें बी नहीं है, ये भी हटा दो, ठीक। 2 बातें हमने यहाँ पर करेक्ट कर दी, तो ए भी आपका बचेगा पहला ही, बाकी सब गलत दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि हमने पहले ही इनको गलत यहाँ पर कर दिया, और 2 ही आपको ढूंढने हैं, 2 आपके हो गए। ये 2 लास्ट वाले दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक, भ्रांतियाँ हो जाएंगी, इनको भ्रांतियों को दूर कर दिया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत की बात की गई है, ठीक है ना। संस्थागत स्रोत क्या है ऋण लेने के?
तो लोग सहकारी संस्थाओं से ऋण लेंगे, सरकारी बैंक से लेंगे, क्योंकि संस्थागत की बात की गई है। बी और सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर संस्थागत ना दिया जाता तो लोग गांव में साहूकार जमींदारों से ऋण लेते हैं, ऋण नहीं चुका पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है? बिल्कुल है, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जाति धर्म के आधार पर नहीं होगा, ये हस्तक्षेप है आपका। बाल विवाह धर्म के आधार पर नहीं होगा, ये भी है आपका, सी हो जाएगा। बाल मजदूरी में कौन सा धर्म आ गया? नहीं। विशाखा मार्गदर्शन को तैयार करना, नहीं। ए सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड विकल्प, ठीक, थर्ड विकल्प। अगला देखो, अगला यहाँ पर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक, इनको देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, ध्यान से पढ़ो और विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चयन करें। अब की बार पेपर के पैटर्न को ऐसा एग्जामिनर ने चेंज किया कि उसको पेडागोजी के क्वेश्चन में खुद उसको संकेत देना पड़ता है कि विकल्पों की सहायता से सोल्व करो। वैसे सोल्व करने की हिम्मत नहीं है, आप विकल्पों की सहायता से करो, तो विकल्पों का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको कह देता हूँ, पेडागोजी में कोई नोट्स, कोई थ्योरी काम नहीं आती है, वो अपने मन के मुताबिक क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्रकार, प्रोजेक्टकार, समूह गतिविधियाँ होती हैं, यह होनी चाहिए, ये बात 100% सही हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधी जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना चाहिए। दोनों सही आपके हो जाएंगे, पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन को समझ के आपको सोल्व करना है, कोई आपको तीर नहीं मारना है। सरकार ने लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, नहीं लिख दिया, आवश्यक है दोस्त, ये गलत हो गया। लोक विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं बिल्कुल, तो बी सही है, ए असत्य बी सत्य। ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें केवल लगा होगा, नहीं करके पूछेगा तो वो अक्सर गलत ही होते हैं। अगला देख लो, अगला यहाँ पर देखो, समझना है आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को दूसरों की बात सुनना सिखाना, ये भी सही हो जाएगा। ए बी तो आपका करेक्ट हो ही गया, इसमें ए बी नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, गलत हो गया। इसमें ए नहीं दिया है, गलत हो गया। इसमें ए बी दिया है, इसमें दिया है, ठीक। कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति ये नहीं होना चाहिए। सी तो आपका हर हालत में गलत होगा ही होगा। सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, गलत हो गया। सी को मैंने गलत किया तो 3 विकल्प आपके हट गए, बचेगा 4th राइट आंसर। कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना, ठीक। अगला देखो, विकल्पों की सहायता से विकल्प चुने। स्कूल में योगात्मक आकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है, करेक्ट। योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है, करेक्ट। दोनों आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखो, कहता है शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को पार्षद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं। तो ये बच्चों की कौन सी योग्यता या कौशल का परीक्षण हो रहा है कि पार्षद बोलते हैं? भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं, या और भी कुछ है, क्या किसको बोलते हैं, ठीक। ग्राम पंचायत के सचिव को क्या बोलते हैं? ये होता है आपका स्मरण आधारित, वर्गीकरण नहीं है, ना ही सारांश है, ना ही समझना, ना ही व्याख्या करना। किसी का नाम ये स्मरण आधारित होता है, ठीक। अगला, लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती हैं, ये कथन क्या प्रकट करता है? ये कथन आपका रूढ़िवादिताएं दर्शाता है, क्या? रूढ़िवादिताएं दर्शाता है, रूढ़िबद्धताएं दर्शाता है कि लड़के कठोर होते हैं, लड़कियां मुलायम होती हैं, लड़कियां फैशन करने वाली होती हैं, लड़कियां खाना पकाने वाली होती हैं, बच्चों का पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? रूढ़िबद्ध धारणाएं आपकी हो जाएंगी, ठीक। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्वहन नहीं करता है? ठीक, उन आदर्शों का निरूपण
जिनका किसी रेस को पालन करना है, करेक्ट हो जाएगा। अपने आप को एस्थेटिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सके, ये तो गलत है, आपका गलत ही बताना है, तो बी दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कथन 1, शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है, करेक्ट। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग समय पर कई चीजें की जाती हैं, दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है पेडागोजी का है, अभिकथन 1 तर्क आर, बाकी विषयों की तरह सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग का गतिविधियों के साथ जुड़ाव है, दोनों बात आपकी करेक्ट हो जाएंगी। सही व्याख्या भी करेंगे, पहला विकल्प करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा।